श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचमहापुरुष योग किस प्रकार से किसी जातक की जन्म पत्रिका में निर्मित होते हैं और उनके जीवन में एक अभूतपूर्व प्रभाव के द्वारा उनको एक सफल जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में यह भी आता है कि जातक को पंचमहापुरुष योग का निर्माण हो रहा होता है और उसी ग्रह की दिशा में उसे कोई विशेष लाभ ना होकर अनेकों संकटों का भी सामना करना पड़ता है। तो केवल एक ग्रह की स्थिति के आधार पर योग का निर्माण करके उसका फलादेश बता देना सर्वथा उचित नहीं होता है। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से ये योग निर्माण होते हैं, किस प्रकार से इनका फल मिलता है, इनका प्रभाव क्या होता है। अलग अलग पंचमहापुरुष का प्रभाव अलग अलग होता है और किस प्रकार से इनके प्रभाव बाधित होते हैं या जो सफलता इन्हें अपनी दशा अंतर दशा में जातक को प्रदान करनी चाहिए, किन कारणों के द्वारा वह सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। 9 ग्रहों में केवल 5 ग्रह ऐसे हैं जो पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा सर्वदा मार्गी होते हैं, वे पंचमहापुरुष योग का निर्माण नहीं करते। राहु केतु सदा वक्री होते हैं, वे भी पंचमहापुरुष योग का निर्माण नहीं करते। जो पंच तारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि होते हैं जो कभी मार्गी और कभी वक्री होते हैं, केवल वे ग्रह ही अपनी स्थिति और अपनी राशि के अनुरूप पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो पहले विचार करते हैं मंगल के द्वारा निर्माण होने वाले रोचक योग का। पंचमहापुरुष योग में यह मंगल से निर्मित होता है। मंगल जब केंद्र में होता है, वह लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो यानी मेष में हो, वृश्चिक में हो या मकर में हो, और चंद्रमा से या लग्न से निश्चित रूप से वह केंद्र में विराजमान हो, तो इस योग में जन्म लेने वाली व्यक्ति निडर, निर्भीक, साहसी, शूरवीर, बलशाली, ऊर्जावान और पराक्रमी होते हैं। आगे बढ़कर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं जिम्मेदारियों को वहन करते हैं और उसमें अपनी बल के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं। पुलिस में, सेना में, सुरक्षा बलों में ऐसे जातक अधिक सफल पाए जाते हैं और अच्छे पदों पर सुशोभित होते हैं। लेकिन मंगल यदि वक्री हो जाए, नवांश में नीच हो जाए या जिस राशि में बैठा है उस राशि से अष्टम राशि के नवांश में चला जाए, अथवा बाधक या मारक ग्रह का इस पर युति या दृष्टि के द्वारा बलवान होकर प्रभाव हो जाए, तो इसके योग के फल में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। इसकी नीच राशि का स्वामी इसके साथ बैठता है, जहाँ यह नीच होता है चंद्रमा इसके साथ बैठता है, तो एक लक्ष्मी योग बनाता है। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि भी इस पर बहुत बेहतर फल प्रदान नहीं कर पाती जब तक चंद्रमा क्षीण हो। यदि चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसका फल अच्छा मिलता है, लेकिन क्षीण चंद्रमा की युति या दृष्टि से इसके फल निश्चित रूप से कमजोर होते हैं। यह अस्त ना हो, वक्री ना हो और पाप ग्रहों की युति दृष्टि विशेषकर बाधक और मारक से पीड़ित ना हो, पाप कर्तृयोग में ना हो, तब इसका फल अच्छा मिलता है अपनी दशा अंतर दशा में और स्वाभाविक रूप से जीवन में भी। अब विचार करते हैं बुध से बनने वाले भद्र नामक पंचमहापुरुष योग का। बुध चंद्रमा से या लग्न से जब केंद्र में स्थित हो, अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, क्योंकि बुध एक अकेला ऐसा ग्रह है जो अपनी ही स्वराशि में उच्च राशि का होता है। अस्त ना हो, वक्री ना हो, क्योंकि वक्री होकर वह अपनी शुभता को थोड़ा खो बैठता है। वैसे केंद्र में दोनों भाव इसके होते हैं तो इसे केंद्राधिपति दोष भी लगता है। यदि यह लग्न का स्वामी नहीं होता है तो भी इसका योग बहुत अधिक फलदायी नहीं होता है। फिर भी सप्तम या दसम या चतुर्थ या सप्तम का स्वामी होने पर भी यदि इसके
सात शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि का प्रभाव हो, यह शुभ कर्तृ योग में हो, अथवा इससे दूसरे, चौथे और पांचवें भाव में शुभ ग्रह हों, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में पाप ग्रह हों, जहां बुध बैठा हो उस स्थान से। इसमें भाव का विचार ना करें, राशि का विचार करेंगे तो इसके फल जातक को अच्छे मिलते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, वाक कला में, अपनी बात को कहने में हास्य प्रिय स्वभाव से दक्ष होता है, रचनात्मक कार्यों में उसकी रुचि होती है, कुशल वक्ता और कुशल लेखक होता है, स्वभाव से विनम्र, हास्य प्रिय और विद्वान होता है। बौद्धिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में ऐसा जातक अच्छी सफलता प्राप्त करता है। हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण जब होता है जब गुरु मीन राशि का, कर्क राशि का या धनु राशि का होकर चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में विराजमान होता है, तो ऐसे जातक अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कृपा स्वभावतः ऐसे जातक को प्राप्त होती है। गुरु कृपा से भी ऐसे जातक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक कुशल प्रबंधक हो सकते हैं, कुशल मंत्री हो सकते हैं और दूसरों को सलाह देने में, प्रवचन और अध्यापन करने में बहुत दक्ष होते हैं और उसी के आधार पर अपनी आजीविका और मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच होता है और कर्क राशि में उच्च होता है, तो मकर राशि का स्वामी जहाँ नीच होता है यानी मंगल की युति या दृष्टि यदि गुरु पर पड़ जाती है अथवा गुरु वक्री हो जाता है अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में, उससे केंद्र में या त्रिकोण में पाप ग्रह हों, वह पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, पाप कर्तृ योग में हो, उससे तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो गुरु का जो पंच महापुरुष योग निर्माण होता है उसके फलों में कमी आ जाती है और वह अपनी दशा अंतरदशा में बेहतर फल प्रदान नहीं कर पाता है। बुध की तरह गुरु को भी केंद्राधिपति पर दोष लगता है। यदि यह एक राशि केंद्र में रखता हो और एक राशि लग्न में रखता हो तो इसके फल प्राय अच्छे होते हैं, लेकिन चतुर्थ सप्तम या सप्तम दशम का स्वामी होकर यदि बुध केंद्र में बैठता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव या युति उसके साथ नहीं होती है तो उतना फलदायी नहीं हो पाता है जितना लगन का स्वामी होने के बाद यह सफलता प्रदान कराता है। अब धनु लगन में यदि यह पंचमहापुरुष योग का निर्माण करता है तो या तो धनु लगन में होगा या मीन राशि में होगा, क्योंकि वहाँ जब उच्च राशि का होगा तो वह अष्टम में होगा, लेकिन लग्नेश का अष्टम में होना आयु के लिए अच्छा पक्ष है और उच्च राशि का होकर वह धन भाव पर और चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डालेगा तो वहाँ भी वह अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन पंचमहापुरुष योग का निर्माण यहाँ उच्च राशि में नहीं होता है। अब विचार करते हैं शुक्र से बनने वाली मालव्य पंचमहापुरुष योग पर। इसका निर्माण शुक्र से होता है और शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दोनों राशियां अपने आप से षडाष्टक बनाकर रहती हैं और ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो अपने मित्र के घर में नीच राशि में हो जाते हैं और अपने शत्रु के घर में अपने आप को उच्च राशि में महसूस करते हैं। गुरु की राशि में शुक्र उच्च होता है तो अपने मित्र बुध की राशि में अपने आप को नीच राशि में मानता है। इसी प्रकार मंगल अपनी मित्र राशि चंद्रमा की राशि में अपने आप को नीच रखता है और अपने शत्रु या अपने विरोधी ग्रह शनि की राशि में उच्च होता है, जबकि शनि उसी मंगल की राशि में अपने आप को नीच मानता है। तो शुक्र यदि केंद्र में हो, तुला का हो, वृषभ का हो या मीन राशि का हो तो मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। सुख, समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य और वैभव इन्हें प्राप्त होता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का सुख भी इन्हें अच्छा मिलता है। इस योग वाले व्यक्ति गीत, कला, संगीत, अभिनय आदि के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही स्थिति है कि शुक्र यदि पाप प्रभावित हो, पाप कर्तृ योग में हो, उससे केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों,
3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठी हों, मारक या बाधक से पीड़ित हो या योग भंग निर्माण बन रहा हो तो इसके फल स्वभावतः कम हो जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में भी यह बेहतर फल प्रदान नहीं कर पाता है। शनि के द्वारा बनने वाला योग जो पंचमहापुरुष योग है उसका नाम है शशक नामक पंचमहापुरुष योग। जब शनि स्वराशि में कुंभ में या मकर में या अपनी उच्च राशि तुला का होकर चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में विराजमान होता है तो इस योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त करते हैं, सेवाशील होते हैं, विचार शक्ति बड़ी उत्तम होती है, समाज में इन्हें मान सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त होती है, राज्य से भी सुख प्राप्त होता है और शनिदेव की कृपा इनको हर तरह की सुख समृद्धि प्रदान कराने में सहायक होती है। लेकिन शनि यदि वक्री होगा, तुला लगन में बैठेगा, योग कारक होकर बैठेगा, लेकिन वक्री होगा, मारक या बाधक से पीड़ित होगा या वही केंद्र में पाप ग्रह होंगे और 3, 6, 11 में शुभ ग्रह होंगे, अष्टम नवांश में होगा तो अपने फल प्राय अपनी दशा अंतरदशा में भी नहीं दे पाता है। इसके अलावा यदि कोई भी पंच महापुरुष योग बनाने वाला ग्रह पुष्कर नवांश में हो, वर्गोत्तम नवांश में हो, उच्च नवांश में हो तो वह अपनी दशा अंतरदशा में बेहतर फल देता है। लेकिन उस ग्रह से अन्य ग्रहों की स्थिति का विचार करना भी आवश्यक होता है। अकेले ग्रह पर फलित करना सामान्यतः उचित नहीं होता है। अनेकों जातक आपने ऐसे देखे होंगे कि उनको पंच महापुरुष योग बन रहा है, उन्हें प्रभाव नहीं मिला है। उनका गज केसरी योग बन रहा है, उन्हें प्रभाव नहीं मिलता है। उनका बुधादित्य योग का निर्माण होता है, उन्हें प्रभाव नहीं मिलता है। उनका धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें उसका प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो बाधक ग्रह होते हैं वो ज़्यादा बलवान होते हैं और वो उन भाव के द्वारा या ग्रहों के द्वारा बनने वाले योग का पूर्ण फल प्राप्त होने में सहायक नहीं होते हैं, बाधक ही होते हैं। तो इस तरह से हर ग्रह का सम्यक विचार करने के बाद ही किसी योग पर हमें अपना फलादेश बताना चाहिए, कहना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।